हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल एवं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। ये टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी बुक से है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉटसन क्रिक ने ये मॉडल दिया क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वॉटसन क्रिक को मॉडल ये देना पड़ा। जब ये मॉडल वॉटसन क्रिक ने नहीं दिया था, उससे पहले समस्या ये थी कि बहुत से वैज्ञानिकों ने ये बताया कि डीएनए ऐसा है, डीएनए वैसा है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक डीएनए के मॉडल को बता नहीं पाया कि डीएनए की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। लेकिन वॉटसन क्रिक ने ये अपने मॉडल में बताया कि डीएनए की स्ट्रक्चर है वो जैसे अपने घर की सीढ़ियाँ होती हैं, रेलिंग वाली सीढ़ियाँ होती हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर डीएनए की होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि डीएनए में कौन कौन से मेनली मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए। मैंने मेरी पिछली क्लास में भी न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया था, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने याद करने के लिए एक चीज़ बताई थी, साइड का मतलब हटना या हटाना। तो इसमें से किसको हटा देंगे? फॉस्फेट ग्रुप को यदि इसमें से हटा दें, फॉस्फेट ग्रुप को इसमें से हटा दें तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। यानी कि डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या उपस्थित नहीं है? फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या होगा? नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर एवं फॉस्फेट ग्रुप इसमें उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। दूसरा था न्यूक्लियोटाइड। टाइड का मतलब हमने टाइड वाले शब्द से किससे था? जोड़ने से। तो किसमें क्या जोड़ दिया था? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया था, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया था। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड। ये पिछली क्लास में मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बच्चों एक डीएनए के अणु का निर्माण करते हैं। आई रिपीट अगेन, सबसे छोटी यूनिट 3 हैं, नाइट्रोजन बेस, आप फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर। ये तो इसके रासायनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं डीएनए के। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। यदि उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, केवल नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर है, तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, साइड। और यदि तीनों उपस्थित हैं तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे यानी बहुन्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन बनाएंगे। और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बनाएंगे बच्चों? डीएनए। जब आप इस चीज़ को एक तरह से रिटर्न में लिखोगे तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बताया, फिर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, और फिर एट लास्ट डीएनए के बारे में। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, तो आपको इन चारों बातों का अच्छे से विवरण देना है। उससे पहले आपको डीएनए की रासायनिक प्रकृति के बारे में बताना है, तब आपके डीएनए की स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे जुड़े होते हैं। मेन बात ये है कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो बनता कैसे, कैसे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, कैसे राइबोस शुगर जुड़ी हुई है, कैसे उसमें नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, ये बात समझने वाली है। तो बच्चों, मैंने दो मॉलिक्यूल डीएनए का ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन राइबोस शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। तो राइबोस शुगर, ये 5 कार्बन्स की राइबोस शुगर है। इसका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन नंबर 5 कार्बन्स की शुगर हो गई, जिसको हमने क्या बोल रहे हैं? राइबोस शुगर बोला। यहाँ पे जी, ये क्या है? ग्वानिन। क्या है बच्चों? ग्वानिन एक नाइट्रोजन बेस है। क्या है? नाइट्रोजन बेस। और यहाँ पे इस 5 एंड से कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये एक स्ट्रक्चर किसकी हुई? यदि सिंपली इस स्ट्रक्चर की, ओनली इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और यदि इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब बात करते हैं आगे की 2 मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो बच्चों अब ध्यान से समझना, बात समझने वाली ये है कि डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। कैसे निकलेगा? जैसे ही
एक तरह से न्यूक्लियोटाइड्स के 2 अणु जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। एक बार ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे क्या था, ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में आपने सपोज डेट यहाँ पे पहले से क्या है, OH है और यहाँ पे आपका भी OH है, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH, ये क्या निकाल देंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। और जब H और OH निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीजन रह गया बच्चों, क्या रहा, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के साथ में ये फास्फोरस जुड़ा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे पहले से OH था राइबोस शुगर में, यहाँ पे भी OH था फॉस्फेट ग्रुप में, मैंने फॉस्फेट ग्रुप की स्ट्रक्चर आपको पिछली क्लास में बताया है। अब OH में से और H में से ये जब ये निकलेगा तो यहाँ से क्या निकला, H2O निकला, और इस H2O के निकलने पर ये ऑक्सीजन रह गया, इसी बॉन्ड को हमने क्या बोला है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। खास बात क्या है, 3 टाइप के बॉन्ड हैं आपके, जो एक तरह से बायोलॉजी के अंदर 3 टाइप्स के बॉन्ड्स को ज़्यादा एक तरह से यूज किया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड, न्यूक्लो एक तरह से जो आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और तीसरा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन उन दोनों बॉन्ड में तो क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स देते हैं तब जुड़ता है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स निकलता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। आगे बात करेंगे इस बॉन्ड को 3 लिंकेज 5 लिंकेज को क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस टाइप से अब ये पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चे, वो एक DNA बनाते हैं। मेरे हिसाब से बात समझ आ गई होगी। यदि किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट बात, वॉटसन क्रिक मॉडल। वॉटसन क्रिक की मैं बात कर रहा था। वॉटसन क्रिक मॉडल तो फेमस है ही, और वॉटसन क्रिक मॉडल के लिए 1962 में, ध्यान रखना है 1962 में 1962 में वॉटसन और क्रिक को DNA के इस स्ट्रक्चर मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला। पूछा जाता है वॉटसन क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1962 में मिला। और किसके लिए, DNA की स्ट्रक्चर के लिए। बच्चों बहुत परेशानी रहती है बच्चों को DNA बनाने में, DNA नहीं बन पा रहा साहब, हमारा तो ऐसा बन गया, टेढ़ा बन गया, मेढ़ा बन गया। आपको देखो बहुत सिंपल है, मैंने 2 चौक लिए हैं, आप 2 पेंसिल लो, 2 पेंसिल लोगे, उसको इस प्रकार से लगाओगे खड़ी टाइप से, ऐसे नहीं इस टाइप से, और ये इस टाइप से उसको घुमा दोगे, ये आपका DNA बन गया चंद सेकंड्स में। बच्चे लगे रहते हैं, 1-1 घंटे में भी DNA नहीं बन पाता है। ये लो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर को हमको अच्छे से पढ़ना है। ये ही DNA के एक तरह से वॉटसन क्रिक ने इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सबसे पहली बात, ये कैसी स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इस डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में बच्चों क्या क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी कि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो, नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर। राइबोस शुगर हैं जो इसके बीच में होते हैं। DNA का एक कुंडलन है, ये DNA का एक कुंडल, ये लगभग 34 एंगस्ट्रॉन होता है, 34 एंगस्ट्रॉन। और यदि नैनोमीटर की बात करें तो 3.4 नैनोमीटर। बात करें इसके व्यास की तो ये लगभग कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। और यदि नैनोमीटर में कोई पूछे तो आपको बताना है 2.0 नैनोमीटर, 2.0 यानी 2 नैनोमीटर। अब एक एक लाइन यहाँ से रिपीट करूँगा, मैं इसमें अच्छे से उसको समझाऊंगा। सबसे पहले DNA अणु सीढ़ी नुमा व्यवस्था में पाया जाता है। DNA का जो अणु है वो सीढ़ी नुमा व्यवस्था में पाया, जैसे सीढ़ी होती है ना, रेलिंग वाली सीढ़ी घर में चढ़ने के लिए, इसी प्रकार से DNA का अणु मिलता है। दूसरी बात, DNA के 2 अणु फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े होते हैं तथा 5' एंड व 3' एंड आपस में होते हैं। खास बात यह है कि DNA के 2 एंड होते हैं, एक एंड क्या होगा, 5' होगा तो दूसरा एंड क्या होगा, 3' होगा। ये एंड 3' होगा तो दूसरा क्या होगा, 5' होगा। और 3' 5' एंड होते हैं DNA के अंदर और आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है तथा एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन कितनी होती है बच्चों, 34 एंगस्ट्रॉन तथा व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है तथा दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। खास बात, समझने वाली बात है कि डीएनए का एक कुंडल की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी है बच्चों, 34 एंगस्ट्रॉन। और डीएनए के एक कुंडल में क्षार युग्मों की संख्या कितनी है, 10। कितनी है, 10। तो बात करें 34 एंगस्ट्रॉन इसकी कुल लंबाई, 10 इसमें क्षार युग्म, यदि इसमें 10 का भाग दे दिया जाए तो दो क्षार युग्मों के मध्य की दूरी आएगी, वो कितनी आएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन आएगी। तो दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन एवं इसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। समझने वाली बात है, कंपटीशन में पूछा जाता है और नॉर्मली आपके बीएससी में भी है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए के एक कुंडल में 10 क्षार युग्म होंगे। यहाँ पे ए डबल बॉन्ड टी। हमेशा ये ध्यान रखना कि एडेनिन थायमिन से बॉन्ड करता है और ग्वानिन साइटोसिन से करता है, ग्वानिन साइटोसिन से, और ये भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन है वो डबल बॉन्ड से थायमिन से, ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होता है। इस प्रकार से बच्चों इसमें 10 क्षार युग्म एक डीएनए के कुंडलन में पाए जाते हैं और ये डीएनए के मध्य की एक तरह से सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। इसके साइड में राइबोस शुगर उपस्थित होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षार युग्म एक दूसरे के ऊपर एक चट्टे के रूप में, चट्टे का मतलब जैसे मान लो एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्के, तो एक चट्टा बना लेते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैक्स, स्टैक्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए की संरचना सीढ़ी नुमा होती है, जिससे जब चट्टे बनेंगे तो डीएनए की संरचना कैसी हो जाएगी, सीढ़ी नुमा हो जाएगी। डीएनए सूत्र में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं और हाइड्रोजन बंध की सहायता से ही इसमें क्या होता है, एक तरह से क्षार युग्म जुड़े हुए रहते हैं। बात करें, एक लॉ है बच्चों चारगाफ लॉ। चारगाफ लॉ वो वॉटसन क्रिक मॉडल के बाद में, थोड़ी जो डीएनए मॉडल में कमी थी उसके बाद दिया गया, लेकिन चारगाफ लॉ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चारगाफ लॉ क्या है उसके लिए हम बात करेंगे थोड़ी। चारगाफ लॉ में मेन बात यह है बच्चों कि A+C एडेनिन साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन प्लस थायमिन, इन दोनों की मात्रा इन दोनों के बराबर है। A+C बराबर G+T। यदि G+T का भाग, यदि G+T का भाग A+C में दे दिया जाए तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। दोबारा रिपीट करूंगा, यहाँ भी लिखा हुआ है चारगाफ लॉ A+C की मात्रा यानी एडेनिन और साइटोसिन की मात्रा T+G के बराबर होती है, थायमिन और ग्वानिन के बराबर होती है। यदि इनको अपॉन में लिखा जाए तो बच्चों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A+C अपॉन G+T बराबर 1। ये चारगाफ लॉ है जो कि बताता है कि डीएनए में क्षार युग्मों की मात्रा समान होती है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार डीएनए बनाने की टेक्निक मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बच्चे नहीं बना पाते हैं, बहुत आसान है। एज ए ट्रिक समझें या एज ए सिस्टम, 2 चौक या 2 पेंसिल लेनी है, उनको इस प्रकार से खड़े रखना है, खड़े ये ऐसे रख के और इस टाइप से घुमा देना है बच्चों, बहुत ही आसान। यहाँ पे बीच में एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, वो भी डबल बॉन्ड से, थायमिन एडेनिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ऐसे ही 10 क्षार युग्म इसके अंदर आ सकते हैं। इसके एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है, व्यास इसका 20 एंगस्ट्रॉन होता है, दो क्षार युग्मों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। इस प्रकार से हम इसका पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आशा करूँगा कि आपको इस वीडियो के ज़रिए से ही पूरी बात समझ आ जाए। आप जब बुक से नोट्स पढ़ोगे या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक
शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे हम आपके सामने आते रहेंगे और आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।